नमस्ते दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। 1868 में दादा भाई नरोजी जो हैं वो एक इकोनॉमिक थ्योरी डेवलप करते हैं और इसी थ्योरी का नाम होता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। इसमें ये हाईलाइट किया जाता है कि ब्रिटेन जो है कैसे इंडिया से जो है वेल्थ सिस्टमेटिक तरीके से ट्रांसफ़र कर रहा होता है। दादा भाई नरोजी जो है वो एक्सप्लेन करते हैं इस कॉन्सेप्ट को अपने पेपर आर्टिकल में, जिसका टाइटल होता है इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, और इसको प्रेजेंट करते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन इन 1867। अब क्या है कि इस थ्योरी को वो फर्दर एलेबोरेट करते हैं अपने फेमस बुक में, जिसका नाम होता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसे 1901 में पब्लिश किया जाता है। इसमें वो ये दिखाते हैं कि कैसे जो है ब्रिटिश रूल इंडिया को इकोनॉमिकली जो है एक्सप्लॉइट कर रहा होता है और इसके वजह से कैसे अंडर डेवलपमेंट और पॉवर्टी बढ़ता जा रहा है। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का जो है थ्योरी देखते हैं। तो ये था कि ब्रिटेन जो है इंडिया को कम्प्लीटली ड्रेन कर रहा होता है, मतलब कि इंडिया का जो वेल्थ होता है और रिसोर्सेस होते हैं उसको ले जा रहे होते हैं, इसके वो भी बिना कुछ रिटर्न में दिए हुए। अब दादा भाई नरोजी के अकॉर्डिंग क्या था कि ब्रिटिश जो है इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहा था। कैसे? तो रॉ मटेरियल्स जो है उसको एक्सपोर्ट करता था और साथ ही फिनिश्ड गुड्स जो है ब्रिटेन में जो मैन्युफैक्चर होता था उसको इंपोर्ट करवाया जाता था। इसके साथ ही हैवी टैक्स लगाए जाते थे और जो इंडिया का जो लार्ज सम ऑफ मनी था उसको जो है ब्रिटेन भेजा जाता था। किस फॉर्म में? तो सैलरीज के फॉर्म में, पेंशन्स के फॉर्म में और प्रॉफिट्स वगैरह के फॉर्म में। जो ये दादा भाई नरोजी का जो थ्योरी था ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इसको स्ट्रांगली जो सपोर्ट करते थे उसमें कुछ लीडर थे। एम.जी. रनाडे थे, जी.के. गोखले थे, आर.सी. दत्ता थे। अब हम देखते हैं इसके कॉजेज के बारे में। कॉजेज में देखते हैं जो पहला कॉज है वो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। मतलब ब्रिटिश ने परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी सिस्टम लगाया। उसके बावजूद फार्मर्स पर हैवी लैंड टैक्स था, तो जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो इरिगेशन या इंडस्ट्री या एजुकेशन में खर्च नहीं किया जाता था, बल्कि इंग्लैंड को जो है वो सारे रेमिट्स कर दिए जाते थे। तो इससे क्या हुआ कि इंडियन जो किसान थे वो गरीब होते चले गए। दूसरा पॉइंट आता है हमारा कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब ब्रिटिश का जो इकोनॉमिक पॉलिसी था उसका मेन एम था कि इंडिया से जो है रॉ मटेरियल भेजा जाए ब्रिटेन, और ब्रिटेन में जो मैन्युफैक्चर हो रहा है गुड्स उसको इंडिया में लाया जाए। ठीक है, तो बेसिकली प्रॉफिट जो था ब्रिटेन के इंडस्ट्रियलिस्ट को मिला, इंडियन को सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन मिला। थर्ड है कि मोनोपोलिस्टिक ट्रेड पॉलिसी। इसमें क्या था कि ट्रेड पर जो है ब्रिटिश कंपनी जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था। इंडिया को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने में कोई मतलब ये नहीं था, ट्रेड जो है वो फ्री नहीं था, जबकि जो ब्रिटेन से गुड्स आते थे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स उसको ट्रेड फ्री कर दिया गया था, और शिपिंग और इंश्योरेंस जो भी था वो ब्रिटिश कंट्रोल में था। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता था वो ब्रिटिश ट्रेडर्स के पास चला जाता था। और चौथा है एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। तो जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी और आर्मी मेंटेन जो करना था वो बहुत कॉस्टली था, क्योंकि उनकी जो हाई सैलरी हुआ करती थी, पेंशन्स और अलाउंस भी साथ में थे। तो इंडियन जो टैक्स पे करते थे, तो वो जो टैक्स पे करते थे इंडियन टैक्स, तो उसको जो है उस पैसे को इंडियंस में सर्कुलेट नहीं किया जाता था, बल्कि ब्रिटेन ट्रांसफ़र कर दिया जाता था। इसके बाद आता है फिफ्थ जो है वो है रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज। हायर पोस्ट पे मोस्टली यूरोपियंस के लिए रिजर्व होता था, और सेम जॉब पर जो है इंडियन को कम सैलरी दी जाती थी, जबकि ब्रिटिश को जो है ज़्यादा सैलरी
जाती थी। तो इस वेज डिफरेंस से जो एक्स्ट्रा इनकम होता था वो भी इंग्लैंड भेजा जाता था। और छठा पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटेन। तो इंडिया से जैसे कि चीप कॉटन हो गया, जूट, इंडिगो एक्सपोर्ट हो किया जाता था। और ब्रिटेन ने इसी फैक्ट्री, ब्रिटेन की जो फैक्ट्री हुआ करती थी उसमें रॉ मटेरियल से गुड्स बनाए जाते थे और वापस इंडिया में ही एक्सपेंसिव प्राइस पर बेचे जाते थे। तो इस प्रोसेस से क्या हुआ कि ब्रिटेन तो रिच होता गया और वहाँ का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो स्ट्रांग हुआ और इंडियन का क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ। अब हम देखते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के फीचर्स। अब इसमें पहला क्या है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे ब्रिटिश के जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थे वो इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। कैसे, तो जो इंडियन वेल्थ था उसको ब्रिटेन ट्रांसफ़र किया जा रहा था बिना जो है गिविंग इक्वल बेनिफिट्स इन रिटर्न, यानी कि इंडिया के डेवलपमेंट में उस पैसे को खर्च नहीं किया जा रहा था, वो जो सरप्लस अमाउंट होता था उसको ब्रिटेन भेज दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि इंडियन इकोनॉमी जो है काफ़ी वीक होती चली गई। अब देखते हैं कि इसके जो फीचर्स है, तो पहला फीचर आता है एक्सपोर्ट ऑफ वेल्थ। एक्सपोर्ट ऑफ वेल्थ जो देखें तो एक इंडिया के इनकम का जो लार्ज पार्ट है और रिसोर्सेज का वो ब्रिटेन भेजा जा रहा था बिना किसी प्रॉपर रिटर्न के। और इसके वजह से क्या हो रहा था कि जो इंडियन इकोनॉमी का जो है कंटिन्यूस लॉस हो रहा था। साथ ही इंडिया का जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ था वो कम होता जा रहा था। नॉन इक्विवेलेंट एक्सचेंज एंड ट्रेड इम्बैलेंस की बात करें तो ब्रिटिश जो है वो इंडिया को फोर्स कर रहा था एक अनफेयर ट्रेड सिस्टम में, जहाँ पे क्या था कि इंडिया को जो है रॉ मटेरियल्स जो है वो चीप दाम पे एक्सपोर्ट करना होता था, जबकि जो ब्रिटेन के फिनिश्ड गुड्स थे उसको इंपोर्ट जो किया जाता था इंडिया में वो काफ़ी कॉस्टली था। तो इससे क्या हुआ कि एक ट्रेड जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, जिससे इंडिया का वेल्थ फ्लो जो है वो धीरे धीरे ब्रिटेन की तरफ बढ़ता गया। और तीसरा पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिटिश पर्सनल। तो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे, ऑफिसर्स होते थे इंडिया में, उनको जो है काफ़ी हाई सैलरी दी जाती थी। उनके पेंशन और अलाउंस ये सारे जो है इंडियन जो टैक्स पे कर रहे थे उसी पैसे से इनको दिया जाता था, इनके जो सैलरीज, पेंशन, अलाउंस। और ये सारे मोस्ट ऑफ दिस मनी जो था वो ब्रिटेन को भेज दिए जाते थे। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे इकोनॉमिक इंडिया का ड्रेन होता चला गया। होम चार्जेस, होम चार्जेस में क्या था कि इंडिया को जो है काफ़ी हैवी पेमेंट्स करने पड़ते थे। किस रूप में, तो होम चार्जेस के रूप में। इसमें क्या था कि जो इंग्लैंड में जो पब्लिक डेब्ट रेज होता था उसका भी इंटरेस्ट इंडिया को ही पे करना पड़ता था। इंडिया का जो ऑफिस एक्सपेंस था उस पे भी था, और साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव पेमेंट, इस पर भी जो है इंडिया को ही पेमेंट करना पड़ता था, जो कि और ज़्यादा इसको फाइनेंशियल प्रेशर को बढ़ा देता है। फंडिंग कॉलोनियल रूल, इसमें क्या था कि जो इंडियन रेवेन्यू और ट्रेड सरप्लस होता था, जो इंडिया में रेवेन्यू जनरेट होता था और ट्रेड सरप्लस होता था, तो इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता था, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस वॉर्स में इसको यूज़ किया जाता था। बेसिकली कहें तो जो ब्रिटिश इंटरेस्ट होता था ना उसको सर्व किया जाता था रेदर देन इंडियन वेलफेयर। इंडिया के वेलफेयर के लिए कुछ काम नहीं होता था, सिर्फ ब्रिटिश इंटरेस्ट को देखते हुए इस सरप्लस जो मनी था, रेवेन्यू जनरेट हो रहा था, उसको ब्रिटिश इंटरेस्ट में खर्च किया जा रहा था। इससे जो है और ज़्यादा जो इंडिया का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन डीप होते चला जा रहा था। अब इसके इम्पैक्ट्स देखते हैं। इसके इम्पैक्ट्स में तो अब हम देखेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का इम्पैक्ट क्या पड़ा।
तो पहला आता है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड फेमाइन। तो क्या हुआ कि ड्रेन ऑफ वेल्थ से जो है लोगों का इनकम कम होता चला गया, एग्रीकल्चर वीक हुआ, फूड प्रोडक्शन लो रहा, और इसलिए जो है इसके साथ ही जो है पॉवर्टी जो है फैलती चली गई और फ्रीक्वेंटली फेमाइन भी आती चली गई। इंडस्ट्रियल डिक्लाइन में यही देखेंगे कि जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो ग्रो नहीं कर पाई। ब्रिटिश के जो भी पॉलिसी थे वो इंडियन इंडस्ट्री को के लिए बेनिफिट नहीं थे, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया हुआ। अब इसमें देखते हैं कि थर्ड पॉइंट जो है वो है कि नो रियल डेवलपमेंट, मतलब कि जो रेवेन्यू इंडिया से कलेक्ट हुआ वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन या इंडस्ट्री में इन्वेस्ट नहीं हुआ, पैसा ब्रिटेन चला गया, इसलिए जो रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब बात करते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। तो इकोनॉमी जो है फॉरवर्ड मूव नहीं कर पाई, प्रोडक्शन या इनकम और एम्प्लॉयमेंट सब लो रहा, इसलिए जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है स्टैग्नेंट रही। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट और अदर इंडस्ट्री देखें तो ब्रिटिश का जो मशीन मेड गुड्स था वो काफ़ी सस्ता था, इसलिए जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट और स्मॉल इंडस्ट्री थे वो धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होता चला गया, और इस वजह से जो थे आर्टिसन भी अनएम्प्लॉयड हो गए। हैवी टैक्स बर्डन की बात करें तो जो लैंड रेवेन्यू और अदर टैक्सेस थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे, लोगों के इनकम का जो मेजर पार्ट था वो टैक्स में चला जाता था, तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी कम हो गई या बहुत पॉसिबल नहीं रही, और इसके साथ ही इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन ब्रिटेन। तो इंडिया का जो रॉ मटेरियल ब्रिटेन को भेजा जाता था और फिनिश्ड गुड्स जो ब्रिटेन से लाया जाता था, मतलब यही हुआ कि इंडिया जो है ब्रिटेन पर डिपेंडेंट हो गया था। अब देखते हैं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन यही हुआ कि ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है क्लियरली दिखाता है कि जो ब्रिटिश रूल था वो उसका जो नेचर था वो इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेटिव था, जो ये कंटिन्यूस ट्रांसफ़र हो रहा था वेल्थ का इंडिया से ब्रिटेन को, वो इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी कमज़ोर कर रहा था और यहाँ की पॉवर्टी को भी बढ़ा रहा था। दादा भाई नौरोजी जो है वो एनालाइज करते हैं और प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिक बेसिस टू इंडियन नेशनलिज्म, और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो फ्रीडम, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को शेप करने में जो है ये अपना एक अलग रोल प्ले करते हैं इसमें। धन्यवाद।